बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जिनमें लेवल्स को डिस्कस करना है वो हैं ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डिफरेंट टिश्यूज हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में ये चीज स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे टिश्यूज जिनके फंक्शंस एक जैसे होते हैं और जिनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सेम होते हैं, वो मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं? ऐसे टिश्यूज के ग्रुप को जब कंबाइन किया जाता है, असेंबल किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं। यानी कि डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस assemble together in a structure to carry out its function with great efficiency. Such structures are called organs. अब जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि उनको एक फंक्शन स्पेशलाइज्ड कर दिया जाता है। यानी कि सपोज एक ऑर्गन है, अगर मैं स्टोमक की बात करूं तो स्टोमक एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जिसमें स्टोमक एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज मौजूद हैं जो कि मिलके, जैसे मैं अगर मसल टिश्यू की बात करूं जो उसमें स्टोमक में मौजूद है, मसल टिश्यू क्या काम करता है? मसल टिश्यू फूड को कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो होता है प्रोटीन पार्ट उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। देखें, एग्जाम्पल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि स्टोमक इज एन ऑर्गन विच हैज अ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन। स्टोमक एक ऑर्गन है जिसका फंक्शन क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना, खुराक को हजम करने का फंक्शन कौन से ऑर्गन का है? स्टोमक का है। स्टोमक के पास एक सिक्रेटरी एपिथेलियम होती है जो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करने का फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे मैंने अभी मस्कुलर टिश्यू का जिक्र आपके सामने किया है कि स्टोमक के पास एक मस्कुलर टिश्यू होता है जो कि स्टोमक की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और फूड को इंजाइम्स के साथ मिक्स करता है और पूरे पोस्टीरियर एंड में फूड को मूव करने में हेल्प आउट करता है। तो स्टोमक एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले स्टोमक के पास एक सिक्रेटरी एपिथेलियम होती है जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती है। एक मस्कुलर टिश्यू होता है जो कि स्टोमक की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो फूड होता है उसको एंजाइम के साथ मिक्स करता है, मुकम्मल तौर पर फूड को एंजाइम के साथ मिक्स करता है और पोस्टीरियर एंड की तरफ फूड को मूव कर देता है। स्टूडेंट, एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गन एंड सिस्टम। ऑर्गन्स, what do you mean by organs? Different tissues having related functions assembled together in a structure to carry out its function with great efficiency. Such structures are called organs. They are specialized to perform particular function. For example, stomach is an organ which has a function of food digestion, has a secretory epithelium which secretes the gastric juice, has a muscular tissue for contracting the walls of stomach and mixing the food with the enzyme thoroughly and moving the food to the posterior end. मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Why the formation of organs also has a secretory value? सबसे पहले स्टूडेंट, आपके पास अगर ऑर्गन एंड सिस्टम का टॉपिक आता है तो आपने सबसे पहले ऑर्गन की डेफिनेशन लिखनी है। ऑर्गन के उसके बाद आपने ऑर्गन की क्या लिखनी है? एग्जांपल लिखनी है। एग्जांपल में मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया है? स्टोमक का कॉन्सेप्ट दिया है। स्टोमक एक फूड डाइजेशन का पार्ट होता है जो कि फूड डाइजेशन को, एक प्रोटीन पार्ट होता है जो कि फूड डाइजेशन को में हेल्प करता है। उसके बाद इसके बाद एक सिक्रेटरी एपिथेलियम होती है और मस्कुलर टिश्यू की बात की जाए तो वो क्या करता है? वॉल्स को कांटेक्ट करता है, थोरोली जो होता है एंजाइम्स के साथ फूड को मिक्स करता है और पोस्टीरियर एंड की तरफ फूड को मूव कर देता है। सबसे पहले आपने ये चीज लिखनी है। दूसरी चीज ये है कि व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स आल्सो हैज अ secretory value. So the formation of organs also has a secretory value because it leads to an efficient accomplishment of their functions both qualitatively and quantitatively. देखिए स्टूडेंट, क्या बात पूछी गई है कि
फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन की सिक्रेटरी वैल्यू क्यों होती है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन की सिक्रेटरी वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि ये अपने फंक्शन को क्वालिटेटिवली भी परफॉर्म करते हैं बहुत अच्छे से, और क्वांटिटेटिवली परफॉर्म करते हैं। अब क्वालिटेटिवली परफॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि आप एक अच्छी खूबी के साथ वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि ऑर्गन को जो फंक्शन स्पेशलाइज्ड किया जाता है उसको क्वालिटेटिवली परफॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि वो अपना बेस्ट देते हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने में। और क्वांटिटेटिवली का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन अगर एक ऑर्गन को दिए गए हैं तो वो ऑर्गन जो होगा हर फंक्शन को बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा, यानी कि हर फंक्शन को वो परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन की सिक्रेटरी वैल्यू इसलिए होती है बिकॉज इट लीड्स टू एन एफिशिएंट अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ देयर फंक्शंस both qualitatively and quantitatively. In animal, organ formation is far more complex and defined. एनिमल में जो ऑर्गन फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो डिफाइंड भी है। स्टूडेंट एक बात याद रखें कि ये जिस तरह से जिस सीक्वेंस में मैं आपको चीजें करवा रही हूँ, आप अगर वैसे लिखेंगे तो मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि अगर आप इस तरह की हेडिंग्स यूज करेंगे तो जो आपका एग्जामिनर होगा उसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो ये समझ जाएगा कि स्टूडेंट जो है जिसने ये पेपर सॉल्व किया है उसके पास हर चीज का कॉन्सेप्ट मौजूद है, वो कॉन्सेप्चुलाइज है, वो अच्छे से एक चीज को कॉन्सेप्ट वाइज लिख रहा है कि उसको हर चीज के बारे में पता है, और वो हेडिंग वाइज। याद रखें स्टूडेंट के हेडिंग्स एक पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 3 पेजेस का भी ये क्वेश्चन लिखा है और उसके दरमियान आपने सिंगल हेडिंग नहीं डाली तो एग्जामिनर जो होगा वो 5/5 आपको नहीं देगा, 5/3 देगा या 5/2 देगा। तो अगर आप अपने पेपर में 5/5 हासिल करना चाहते हैं तो स्टूडेंट हेडिंग्स का यूज करने की कोशिश करें। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, बल्कि एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स आल्सो हैज अ सिक्रेटरी वैल्यू। तो द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स आल्सो हैज अ सिक्रेटरी वैल्यू बिकॉज इट लीड्स टू एन efficient accomplishment of their function both qualitatively and quantitatively. In animals, organ formation is far more complex and defined. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Organs are part of organ system where total functions involved in one process or phenomena are carried out. ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम के पार्ट होते हैं। क्या स्टूडेंट्स के ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम के पार्ट्स होते हैं जहां पे जो तमाम फंक्शंस होते हैं वो एक तरीकाकार से एक अमल से किए जाते हैं, एक तरीकाकार अपनाया जाता है और तमाम फंक्शंस एक मखसूस तरीके से किए जाते हैं। सपोज मैं अगर आपको कहूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम का मकसद ये है कि वो फूड को डाइजेस्ट करता है। अब फूड को डाइजेस्ट करने में डिफरेंट किस्म के आते हैं आगे ऑर्गन्स आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम में। जैसे मुझे याद आ रहा है ओरल कैविटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आई थिंक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्टोमक होता है। इस तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं और ये सब जो होते हैं ऑर्गन्स एक साथ मिलते हैं और एक प्रोसेस से एक फिनोमिना के थ्रू तमाम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is much less definite in plants than it is animals. जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट्स में एज कंपेयर टू एनिमल लेस कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है प्लांट्स में वो कम कॉम्प्लेक्स हो है और एनिमल में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये मोस्टली हम रूट्स को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, स्टेम्स को कर लेते हैं, लीव्स को कर लेते हैं और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को कर लेते हैं। देखिए इन ये जो फंक्शंस स्ट्रक्चर्स हैं जैसे रूट्स हो गए, रूट्स के अलग से फंक्शंस होंगे, स्टेम के अलग से फंक्शन होंगे, लीव्स का अलग स्ट्रक्चर होगा, लीव का अलग फंक्शन होगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है और उसका क्या फंक्शन है। तो एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं कि ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम वेयर टोटल फंक्शंस इन्वॉल्वड इन वन प्रोसेस और फिनोमेना आर कैरिड आउट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, the organ level of organization is much less definite in plants than it is in animals. At the most, we might distinguish roots, stems, leaves and reproductive structures. Clear cut functions, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि उनको अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। द डिस्टिंग्विश फीचर्स, यानी कि उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, हर स्ट्रक्चर का अपनी अपनी एक खासियत होगी, कैन बी असाइन टू ईच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स, यानी कि ये जो मैं पीछे आपको बताए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, सॉरी प्रीवियस स्लाइड में, कि स्टेम हो गए, रूट हो गए, शूट हो गए और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गए। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये भी हम देखते हैं और सेपरेटली देखते हैं कि हर एक का क्या क्या फंक्शन है। रूट्स का क्या फंक्शन है, रूट क्या करते हैं, प्लांट को इनकॉर करने में इन्वॉल्व होते हैं, फूड की स्टोरेज करते हैं और प्रोक्योर करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को। तो रूट्स के क्या फंक्शन हो गए, फंक्शन ऑफ रूट्स अगर आपको लिखने में मिले तो लिखने को मिले, आप क्या करेंगे कि दे आर इन्वॉल्व इन इनकोरिंग द प्लांट। सेकेंड स्टेप आप लिख सकते हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड। थर्ड स्टेप आप लिख सकते हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोक्यूरिंग वाटर एंड मिनरल्स। स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि अगर आप हेडिंग्स यूज करेंगे, पॉइंट्स यूज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि अगर आप रूट्स के बारे में भी एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, पॉइंट 1 दे दें, उसके आगे लिख लें कि रूट्स दे आर इन्वॉल्व इन इनकोरिंग द प्लांट। सेकंड पॉइंट में आप लिख लेंगे दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड। पॉइंट 2 हो गया आपका। थर्ड में लिख लें कि दे आर इन्वॉल्व इन प्रोक्यूरिंग वाटर एंड मिनरल्स। तो कितनी अच्छी बात हो गई कि अगर आप इस तरह से अपना पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, पेपर जो सॉल्व करने का मेथड होता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ये ना सोचना कि आपने चीजें बहुत अच्छे से तैयार की हैं, आप जाके पेपर में पैराग्राफ्स के पैराग्राफ लिख लेंगे तो आपको पेपर में 50/50 या 60/60 मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता, बल्कि आपने जो पेपर सॉल्व करना होता है वो भी एक बेहतरीन अंदाज में करना होता है। सेकंड है शूट। शूट का फंक्शन होता है कि शूट क्या करते हैं, इंटायर प्लांट को, पूरे प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, पूरे प्लांट की हिफाजत करते हैं। लीव्स जो होते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं फूड मैन्युफैक्चर के लिए। लीव क्या होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं फूड मैन्युफैक्चर के लिए। उसके बाद है फ्लावर्स। फ्लावर्स आर अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन। स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो फ्लावर होते हैं प्लांट के वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि फ्लावर्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, आपसे यहाँ पे अगर एक एमसीक्यूज पूछा जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, रूट, शूट, लीव्स एंड फ्लावर, तो आप क्या चूज करेंगे, फ्लावर्स। एक और एमसीक्यूज पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन फूड मैन्युफैक्चर, तो स्टूडेंट कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, लीव्स है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन protect the entire plant, तो shoots are involved in protect the entire plant. Which one of the following structure are involved in the anchoring the plant, roots are involved in anchoring the plant. Which one of the following structure is involved in storage of food, the root is involved in the storage of food. Which one of the following structure is involved in procuring of water and minerals, तो roots are involved in procuring water and minerals. स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज आपके सामने डिस्कस करने का मकसद ये था कि अगर आप ये स्लाइड मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो अगर आपको इस किस्म का कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो आप इस तरह के एमसीक्यूज में कम से कम मार ना खाएं, क्योंकि स्टूडेंट जो बायो का होता है, बायो के पेपर में मोस्टली जो एमसीक्यूज होते हैं वो चैप्टर के अंदर से आते हैं और बहुत कम एमसीक्यूज होते हैं जो एक्सरसाइज से आते हैं। तो आप जब बायो की तैयारी करें तो हर लेक्चर में से कोशिश किया करें कि एमसीक्यूज चुनने, एमसीक्यूज सेपरेट करें और एमसीक्यूज की तैयारी करें। The complexity of organ system of animals is associated with a far greater range of functions and activities than is found in plants. यानी कि organ system जो animals का होता है वो complex इसलिए होता है क्योंकि इसमें functions की जो range है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है। यानी कि जो प्लांट्स के फंक्शन होते हैं, प्लांट्स के स्ट्रक्चर होते हैं, प्लांट्स के स्ट्रक्चर के फंक्शन होते हैं, वो आपके लिए समझना इजी होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। एक दफा इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। रूट्स आर इन्वॉल्व इन इनक्वायरिंग द प्लांट्स, स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोक्यूरिंग वाटर एंड मिनरल्स। उसके बाद है शूट, द शूट प्रोटेक्ट्स द इंटायर प्लांट। उसके बाद है लीव्स आर प्राइमरी ऑर्गन्स फॉर फूड मैन्युफैक्चर।
Flowers are other reproductive structure are involved in producing the next generation, means flowers are involved in reproduction. The complexity of organ system of animals is associated with a far greater range of functions and activities than is found in plants. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है हमारा इंडिविजुअल लेवल यानी कि होल ऑर्गेनिज्म। देखिए, मैंने आपको ऑर्गन के बारे में पढ़ाया है, मैंने आपको ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताया है। डियर स्टूडेंट, जब ये ऑर्गन्स प्लांट्स में और जब ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ असेंबल होते हैं, तो ये एक होल बनाते हैं, एक होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और उस होल ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल कहते हैं। तो स्टूडेंट, वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स and various organ systems in animals are assembled together to form an individual, the whole organism. The whole organism has its individuality as far its characteristics are concerned. देखें, जो एक इंडिविजुअल होता है, एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी अपनी एक शख्सियत होती है। हर बंदे की, हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक शख्सियत होती है, और वो शख्सियत किस बिना पर होती है? उसकी खुसूसियात की बिना पर होती है। स्टूडेंट, ये एग्जांपल मैं अगर आपको कहूं कि सपोज किसी जानवर की एग्जांपल लें या किसी इंसान की एग्जांपल लें, इंसान एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा कम हो गई है हेल्प करना। इसके अलावा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो गए हैं, ये चीज भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर हम क्या कहेंगे? ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये एक ह्यूमन है, ये एक होमोसेपियंस है। It is different from other members of the same species in certain respect. यानी कि ये होगा एक मेंबर जो होगा एक स्पीशी का, वो दूसरे मेंबर से डिफरेंट होगा। देखिए, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज होती हैं जो एक कोऑर्डिनेशन फॉर्म में होती हैं। यानी कि मैं अगर आपको कहूँ कि फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके परफॉर्म करेंगे, जो प्रोसेसेस हैं वो भी डिफरेंट फंक्शंस मिलके, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं वो भी डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके करते हैं। इन एनिमल्स ऑल द सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में कोऑर्डिनेशन की एक बात बताई है कि तो तमाम प्रोसेसेस होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो क्या कहें? वो एक कोऑर्डिनेशन में होते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज हो गए, सेल्स हो गए, वो एक दूसरे के साथ मिलके फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन एनिमल्स की अगर बात की जाए तो जो तमाम सिस्टम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि एक पर्सन है जो कि एक्सरसाइज कर रहा है। मैं आपकी एग्जांपल दे देती हूँ। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सिर्फ इसमें जो आपके मसल होंगे, सिर्फ आपके मसल ही काम नहीं कर रहे होंगे, बल्कि जो आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो हार्ट बीट होगी वो क्या करेगी? मसल को क्या करेगी? ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, और मसल को क्या प्रोवाइड करेगी? फूड प्रोवाइड करेगी, जो कि उसे कंटिन्यूस एक्सरसाइज में जरूरी है। यानी कि स्टूडेंट, मैंने आपको इस एग्जांपल से क्या चीज समझाई है कि एक जो शख्स है वो एक कंटिन्यूसली हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसमें सिर्फ उसके मसल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, बल्कि उसके रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो हार्ट बीट होगी, दिल की धड़कन होगी, वो मसल्स को क्या प्रोवाइड करेगी? मसल को एक ऑक्सीजन की अलग बहुत ज्यादा मिकदार प्रोवाइड करेगी। क्यों इंक्रीज्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी? और फूड प्रोवाइड करेगी, ताकि वो जो कंटिन्यूस और हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं वो इसमें इंगेज रह सकें, वो इसमें मसरूफ रह सकें। तो इन एनिमल्स ऑल द सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल, for instance, if a man is engaged in continuous and hard exercise, not only his muscles are working, but there is an increase in the rate of respiration and heartbeat to supply the muscles with increased oxygen and food which they need for continuous exercise. Coordination in animals. Now student, what do you mean by coordination in animals?
कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कौन से सिस्टम्स के थ्रू होती है, कौन से जरिए होते हैं जिनके थ्रू कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस एनिमल्स में होता है? तो स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम एक सिस्टम है और दूसरा सिस्टम है एंडोक्राइन। यानी कि एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हो गया और एक हमारा नर्वस सिस्टम हो गया। ये दो सिस्टम होते हैं जो कि एनिमल में कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब प्लांट्स की बात की जाए, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, यानी कि मैंने आपको जैसे बताया कि एनिमल में कोऑर्डिनेशन कौन से सिस्टम के थ्रू होती है? एनिमल में कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती है। लेकिन मैंने अब प्लांट की बात की है, तो डियर स्टूडेंट, जो एनिमल में कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि जो रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है, वो हार्मोन्स के थ्रू होती है। तो स्टूडेंट, इंडिविजुअल लेवल में मैंने आपको क्या क्या चीजें समझाई हैं? इंडिविजुअल लेवल में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, देन मैंने आपको इंडिविजुअल की एग्जांपल बताई है, फिर मैंने आपको कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल बताई है कि कैसे जो फंक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। एक एग्जांपल बताई मैंने आपको, एक कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज की एग्जांपल बताई, और बताया कि जो मसल्स होते हैं उसमें सिर्फ एक बंदे के मसल ही काम नहीं करते, बल्कि हार्ट बीट भी इंक्रीज हो, सॉरी, जो उसका हार्ट बीट होती है वो क्या फूड प्रोवाइड करती है मसल्स को, और क्या करती है, मसल्स को फूड के साथ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है ताकि वो अपनी एक्सरसाइज जारी रख सकें। इसके अलावा जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल कौन से सिस्टम के थ्रू होती है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होती है। और प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होती है? हार्मोन्स के थ्रू होती है। देखिए, जो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, ये इंटरेक्ट भी करता है और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट भी करता है, और इन्वायरमेंट को रिस्पोंड भी करता है। क्या करता है? इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट भी करता है और इन्वायरमेंट को रिस्पोंड भी करता है। स्टूडेंट, एक दफा अपनी स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल द कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, whereas in plants only long-term regulation of activities is brought about by hormones. Organism works as a whole and it interacts and responds to the environmental changes as a whole. Students, thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।